हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज इस क्लास में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी CCC पर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ से आप CCC मॉडल पेपर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट हिंदी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट इंग्लिश कर सकते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी मॉक टेस्ट आपको करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, यहाँ से आपको प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं। बहुत सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर से भी पूछ जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से आपको सारी शॉर्टकट की पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। अभी यहाँ पर ट्रिपल सी के टॉप 500 एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जो कि पैड हैं, और वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी और वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखते हैं आज इन 35 प्रश्नों में से आप सभी कितने सही जवाब करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप सभी को यहाँ पर जवाब करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपको ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। आरबीआई का मतलब क्या है यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी को क्लास को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और ये 35 प्रश्न आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। आगे जो भी 35 क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब होगा 1935 में, 1935 में, सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या पूछा गया है? WAP बैप का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैप? बताइएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर। कोशिश करना है कि आपका यहाँ पर जितना भी हमने क्वेश्चन दिया है सभी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका स्कोर 35 में 35 का होना चाहिए, ऐसा आपको प्रयास करना है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। तो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस क्लास में स्कोर कितना किया है। चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा ऑप्शन बी, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर पूछा गया है, डी रैम एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। डी रैम इज अ टाइप ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। डी रैम क्या एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है, यानी कि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा यस, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर देखिए बात करते हैं रैम की, तो आपको पता है रैम जो होता है आपका, वो आपके कंप्यूटर में एक प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, एक मुख्य मेमोरी है आपके कंप्यूटर की। और अगर आप रैम की जब बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, रैम के अंदर 2 प्रकार होते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, ये सबसे पहले तो ये समझो एक कैसी होती है, अस्थाई होती है। पहली चीज, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि इसमें डेटा कुछ ही समय तक रहता है, इसके बाद में डिलीट हो जाता है। तो इस मेमोरी का काम क्या है?
देखिए जैसे ही आपके कंप्यूटर, जब आपका कंप्यूटर बंद होता है ना, आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, ऐसी कंडीशन में जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है। ध्यान देना है, कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में होता है। अब जैसे ही कंप्यूटर को आप बूट करते हैं, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका विंडो लोड होता है ना। तो आपको हमने इससे पहले भी पढ़ाया कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो बायोस होता है आपके कंप्यूटर में, वो स्टार्ट हो जाता है ना। बायोस नाम का एक प्रोग्राम है, ठीक है, बायोस, जैसे फर्मवेयर नाम से भी जाना जाता है। ये बायोस कहाँ होता है? आपके कंप्यूटर के रोम के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके बाद में कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोस्ट नाम का प्रोग्राम है, जिसे कहते हैं, यहाँ पर आपका पोस्ट नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है? आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को चेक करता है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। जब ये पोस्ट वाली क्रिया कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वो लोड होता है, कहाँ? रैम के अंदर, है ना। आपके कंप्यूटर में रैम के अंदर लोड हो जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर आ जाता है और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, यानी कि अब आपका कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी है। तो रैम का स्पेस तो घेरा होगा ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आपने ऑन किया है उसने भी रैम का स्थान घेरा होगा। अब अगर कोई भी एप्लीकेशन जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है उसको ओपन करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो वो भी रैम के अंदर ही ओपन होगा, वो भी रैम का ही स्थान घेरेगा, ठीक है। अगर कोई फोटो है, आपने उसको ओपन कर दिया अपने कंप्यूटर में, वो भी रैम के अंदर ही खुलेगा। यानी कि अगर कंप्यूटर में कोई भी कार्य आप करते हैं, जब आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो रैम के अंदर ही खुलता है, जब उसको बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लेता है, एक और एग्जांपल है, आपने एमएस वर्ड ओपन किया और वहां पर आपने टाइपिंग करना शुरू कर दिया, इसका मतलब एमएस वर्ड का जो प्रोग्राम है अब वो आपके रैम के अंदर ओपन है और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप वहां पे टाइपिंग कर रहे हैं। अचानक से आप अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो आपको पता है कि जो रैम के अंदर डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, जब तक कि आप सेव नहीं करते हैं। इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ये आपकी कैसी है? एक टेम्परेरी मेमोरी है, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे और अचानक से आपकी पावर ऑफ हो गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। या तो आप इसको सेव कर दीजिएगा और जैसे ही सेव करते हैं तो वो फाइल हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, ठीक है, वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो रैम का मतलब आपने समझा, रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है। यहाँ पर जो भी ओपन प्रोग्राम होते हैं वो इसमें ही ओपन होते हैं जब प्रोग्राम को ओपन करते हैं, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो भी यहीं पर ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो कंप्यूटर है उसमें लगा क्या होता है, तो रोम के भी हमने आपको बताया कि दो पार्ट है, यानी कि दो भाग है आपका। एक तो हमारा आपका जो रैम होता है इसके भी दो पार्ट हैं। एक आपका क्या है, एक आपका होता है डी रैम, जिसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है यस रैम, जिसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो डी रैम आपका होता है ये होता है रिफ्रेशिंग मेमोरी, यानी कि इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बट यस रैम जो होता है, जैसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी। यानी कि डी रैम कैसा हुआ? रिफ्रेशिंग मेमोरी हुआ। यस रैम कैसा हुआ? नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी हुआ। यस रैम डी रैम से महंगा होता है। यस रैम जो होता है वो फास्ट काम करता है, तेज काम करता है, आपका कंप्यूटर स्पीड में काम करेगा। तो जो आपका यस रैम होता है ये आपके कंप्यूटर की कैश मेमोरी में होता है। जो आपके कंप्यूटर की कैश मेमोरी होती है, जिसे आप कैशे मेमोरी बोलते हैं, तो वहां पर यस रैम का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बाकी ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा डी रैम होता है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। किसी और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता क्यों होती है। ये अलग क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है यहाँ पर आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। बट और भी अगर कोई बैच स्टार्ट करते हैं जल्दी ही, हो सकता है कि एक और नया बैच आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं और सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं और यहाँ पर पूछा गया है पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रखने की लिमिट क्या होती है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखने की लिमिट क्या है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी है 10 ईयर, यानी कि 10 वर्ष तक आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट है 10 वर्ष। निम्न में से भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, सबसे पुराना बैंक कौन सा है भारत का। चलिए जवाब करिएगा, इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर। सबसे पुराना बैंक यहां पे पूछा है तो बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहां पर, बैंक ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और यहां पर आपको बताना है विंडोज ओएस एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये सही है। विंडोज ओएस एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा आपका फॉल्स। कई बार अगर ये पूछते हैं कि विंडोज किस कंपनी का है, तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, alibaba.com के फाउंडर कौन है। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ alibaba.com। alibaba.com के फाउंडर कौन है आपको ये बताने हैं, और ये सभी फाउंडर्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां से भी आप सारे फाउंडर्स के नाम पढ़ सकते हैं। आपको वेबसाइट पर आना है, जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हैं यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ये सर्च आपको दिख रहा होगा सर्च बार, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं फाउंडर्स नेम, और जैसे ही आप फाउंडर्स नेम सर्च करते हैं, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप फाउंडर्स नेम यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फाउंडर्स नेम भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर गूगल फाउंडर प्लस 17 मोर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप सभी फाउंडर्स नेम भी पढ़ पाएंगे और यहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये सारे फाउंडर्स नेम आपको यहाँ मिल जाएंगे, गूगल, अलीबाबा, ठीक है, गूगल, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा पेटीएम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फ़ोन पे, फेसबुक है, अलीबाबा, ठीक है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, याहू, यूट्यूब, क्विकर, लिंक्डइन, सारे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, alibaba.com के फाउंडर कौन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैक मा। ठीक है, ध्यान रखना है, जैक मा आपका राइट आंसर है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। OSI का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेयर कितनी होती हैं, तो इसमें 7 लेयर होती हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपकी OSI मॉडल की लेयर है जो कि 7 लेयर है, तो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। कुल आपकी 7 लेयर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखने हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, बताइएगा, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। नाम आएगा आपका यहाँ पर IBM का, IBM। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बट अगर आपसे इंडिया में पूछें कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो आंसर होगा TCS। इसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, TCS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और IBM दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। यस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, हमने अभी आपको यस रैम के बारे में बताया है ना, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है, जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। OTP कितने प्रकार का होता है, OTP कितने प्रकार का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद होनी चाहिए। जैसा हमने पहले ही आपको बता दिया था, यहाँ पर भले ही आपको इनके जवाब किसी बच्चे को पता हो या किसी को ना पता हो, बट ये सभी 35 क्वेश्चन आपके कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ओटीपी कितने प्रकार का होता है आपको ये बताना है। देखो ओटीपी आपका दो प्रकार का होता है। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। तो वन टाइम पासवर्ड आपका दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा यहां पर समझेंगे इसके बारे में। ओटीपी टोकन्स कम इन टू टाइप्स, इवेंट बेस्ड जिसे आप एच कहते हैं, एंड टाइम बेस्ड जिसे आप TOTP कहते हैं। इवेंट बेस्ड ओटीपी टोकन्स जनरेट न्यू कोड एट द प्रेस ऑफ द बटन एंड द कोड इज वैलिड अंटिल इट इज यूज्ड बाय द एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे समझो, जो आपका HOTP होता है यानी कि जो इवेंट बेस्ड होता है, ये OTP जनरेट होने के बाद तब तक वैलिड रहता है जब तक इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन में नहीं करते हैं। यानी कि ये OTP जब जनरेट किया गया है तो इस OTP को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये आपका वैलिड रहेगा। कौन सा वाला? HOTP वाला, ठीक है। इसके बाद टाइम बेस्ड OTP होता है। तो टाइम बेस्ड OTP टोकन्स जनरेट कोड दैट आर वैलिड ओनली फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एग्जांपल 30 और 60 सेकेंड। तो जो टाइम बेस्ड OTP होता है ये कुछ समय तक ही वैलिड रहता है। जैसे कोई OTP आपके मोबाइल पे आया और अगर आप उसका टाइम के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो OTP आपका एक्सपायर हो जाता है, अब उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर विच अ न्यू कोड मस्ट बी जनरेटेड, तो आपको फिर नया कोड जनरेट करना पड़ता है। तो अभी आपने केवल इतना समझा कि OTP आपका दो प्रकार का होता है, एक HOTP होता है और एक आपका TOTP होता है, ठीक है। एक आपका HOTP होता है और एक आपका TOTP होता है। एक आपका टाइम बेस्ड होता है यानी कि इसमें समय का बाउंडेशन होता है, और एक आपका इवेंट बेस्ड होता है जिसमें जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो आपका वैलिड रहता है। अब ये दोनों का फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। HOTP का मतलब होता है HMAC बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। HMAC बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है, यानी कि ये जो पासवर्ड होता है जब तक आप एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वैलिड रहता है। और एक होता है TOTP जिसका मतलब टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर ये इसका एक फिक्स टाइम होता है, उतने समय में अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो OTP आपका एक्सपायर हो जाता है। तो आपको समझ में क्या आया कि OTP हमारा दो प्रकार का होता है, एक HOTP एक TOTP। HOTP जब तक एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वैलिड रहेगा जनरेट होने के बाद। TOTP एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा से आपको इसे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? बताओ ईमेल के खोजकर्ता कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ईमेल के खोजकर्ता कौन है? अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है प्लीज आपको शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन, जो कि ईमेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है के खोज करता है। इक्वल सम ब्रैकेट 2 कामा प्रोडक्ट फिर 5 कामा 7 का परिणाम आपको बताना है, रिजल्ट आपको बताना है। क्या होगा इसका जवाब? चलिए हमने आपको पहले ही बताया कि भैया सभी फार्मूले वाले क्लास आपको पढ़ लेना है, आपको देख लेना है, सारे फार्मूले आपको सिखा चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी दिया गया है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका जवाब भी आप लोग कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने स्कोर कितना किया है, 35 में 35 आपके आए हैं या फिर नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका 37 हो जाएगा। कैसे? देखो सम करेगा पहले, है ना, सम, तो इतना आप सम करा दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 5 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 35 होगा। कामा यहाँ पे लिखा है 2, अब देखो इनको अगर सम, यहाँ सम लिखा है तो सम कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको बताना है 3 प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो कि आप यहां पर समझ सकते हैं। आपका होता है IaaS जिसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा नाम PaaS पास इसका मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा नाम SaaS इसका मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आपने क्या समझा? क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार के मॉडल शामिल होते हैं। आपका एक IaaS, ठीक है,
PaaS और SaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आसानी से आपको याद रह सकते हैं। कौन से केबल सबसे तेज एक्सेस प्रदान करते हैं? सबसे तेज एक्सेस कौन से केबल प्रदान करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, बहुत या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा की दर तेज होती है, फास्ट होती है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर? कंट्रोल शिफ्ट और वी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। RSA का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, है ना। RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है रिवेस्ट समीर एडलमैन। थिसारस के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? कौन से शॉर्टकट की थिसारस के लिए इस्तेमाल करते हैं? और ये जो ऑप्शन है थिसारस का, ये कौन से मेनू में आपको मिलता है? तो ये ध्यान रखना है, आपको टूल्स मेनू में मिलेगा, है ना, टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ में F7। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल के साथ में F7 होता है थिसारस की शॉर्टकट की। कहां मिलेगा? टूल्स मेनू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, आपको आना है टूल्स मेनू में, और जैसे ही टूल्स मेनू पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा थिसारस की शॉर्टकट की है कंट्रोल F7, और ये कमांड आपको कहां मिलेगी? टूल्स मेनू के अंदर देखने को मिलती है। आगे आपको बताना है राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये सही है? राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, यस या नो? क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है राइटर क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइटर हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू स्लाइड ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। न्यू स्लाइड अगर आपको ओपन करनी है तो आपको कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एम करना पड़ेगा, शिफ्ट एन करना पड़ेगा, या नन ऑफ दीज। देखो बात हो रही है न्यू स्लाइड की, और जहां पर हमने बताया न्यू स्लाइड की बात हो वहां पर कंट्रोल एम हो जाएगा, क्योंकि हमें उसी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड लेनी है। और अगर नया प्रेजेंटेशन लेना है तो कंट्रोल एन करेंगे, बट यहाँ हमें स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल एम करेंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। लिब्रियोफिस इम्प्रेस के अंदर न्यू पर जाएंगे, यहाँ से हम खोलते हैं प्रेजेंटेशन, और एक बार आपको दिखाते हैं कि आप न्यू स्लाइड कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये कमांड कहाँ पर मिलती है आपको ये भी दिखा देते हैं। तो अभी आपके सामने ओपन हो गया है लिब्रियोफिस इम्प्रेस। अब देखिए यहाँ पर आपको आना है, ये देखो पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर देखो एक स्लाइड है हमारी, केवल अभी एक स्लाइड हमने ली है, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा वन स्लाइड आपके सामने है। ठीक है, अब हम जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्लाइड नंबर 2 हमारी आ चुकी है। कंट्रोल एम दबाते हैं तो स्लाइड नंबर 3 आ चुकी है। अब 3 स्लाइडें आप यहाँ देख पा रहे होंगे साइड में ये आ रही हैं। तो ये तो हो गया कंट्रोल एम। अब ये कहाँ मिलेगा? तो हमें जाना है स्लाइड मेनू के अंदर। स्लाइड मेनू में पहला ही कमांड है हमारा न्यू स्लाइड का, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, बाकी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा स्लाइड मेनू के अंदर, और कंट्रोल एम से भी हम ले सकते हैं। बाकी अगर हमें नया प्रेजेंटेशन ही लेना है तो न्यू पे जा करके हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल एन हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? IVR का फुल फॉर्म बताइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कैड का पूरा नाम बताइएगा, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, IMEI का फुल फॉर्म। अब आगे जो भी आपको क्लास मिलेंगे सभी छटे हुए प्रश्न मिलेंगे, वही प्रश्न मिलेंगे जिनके चांस ज्यादा हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में
आने के, वही क्वेश्चन हम लोग शामिल करने वाले हैं अब जो भी नेक्स्ट क्लास होंगी आपकी उनमें, ठीक है। सो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है और जो भी क्लास हमने करा दी है उनको आपको करना है, जो प्लेलिस्ट आपको बता दी है उनको भी आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, IMEI का फुल फॉर्म। अब पूछते हैं कि IMEI जो होता है ये कितने डिजिट का होता है, इसका डिजिट बताइएगा। IMEI का फुल फॉर्म तो आपको पता चला कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, बट ये कितने डिजिट का होता है। तो IMEI जो होता है वो आपका 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों का एक कोड होता है IMEI नंबर, ठीक है। अब ये सवाल हो सकता है कि IMEI नंबर अगर आप अपने डिवाइस का जानना चाहते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में आप IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो कौन सा USSD कोड इस्तेमाल करना होता है। तो आंसर होगा *#06#। जैसे ही आप अपने मोबाइल में *#06# डायल करते हैं तो आपके मोबाइल का आपको IMEI नंबर दिखाई देगा, है ना। तो इसके लिए कोड क्या है, *#06#। इस सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे बन सकते हैं। IMEI का फुल फॉर्म बताइएगा, कितने डिजिट का होता है और इसको देखने का कोड क्या होता है। तीनों आपको पता चल गए। विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो। जैसे विंडोज 7 हो गया आपका, विंडोज 10 हो गया आपका, विंडोज XP हो गया आपका, वैसे ही क्या विंडोज 2000 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप बोलेंगे यस, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला, ये विंडो 2000 भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च कब हुआ था, 17 फरवरी 2000 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 100% इज द मैक्सिमम जूम इन कैल्क। कैल्क में 100% अधिकतम जूम होता है, 100% ही मैक्सिमम जूम है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है, है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम जूम साइज है वो है आपका 400%, मिनिमम साइज है 20%। ये है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, ध्यान रखना है। आपको बताना है कोबॉल का पूरा नाम क्या होता है। कोबॉल का पूरा नाम क्या होता है। और जिन बच्चों को लगता है कि तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है तो आप सभी के लिए हमारे चैनल पर CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास है, वो लगभग 8 घंटे की क्लास है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो उसमें ना पढ़ाया गया हो। फुल फॉर्म से लेकर फाउंडर्स नेम से लेकर फार्मूलों से लेकर हर एक वो पॉइंट आपको बताया गया है जो आपके सिलेबस में शामिल है ना। तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके आप इसे देख सकते हैं। बाकी हमने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिया है, यानी कि अगर जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पर सीधे क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास है आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमने उसमें टाइम स्टैम्प लगा दिया है, आपको जो चीज़ पढ़नी है वो चीज़ वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर हालत में आपको CCC एग्जाम निकालना है, पास करना है, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिएगा कोबॉल का मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब करिएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबॉल का फुल फॉर्म होता है। HTTP पोर्ट नंबर कितना होता है, HTTP का पोर्ट नंबर आप लोग बताएंगे, चलिएगा। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, 80 पोर्ट नंबर सभी को ध्यान रहेगा। बट HTTPS अगर आ जाए तो क्या होगा, 443 होगा। दोनों हैं, बस आपको ध्यान रखना है। जहां HTTP केबल दिया है वहां पे पोर्ट नंबर 80 काम करेगा, जहां HTTPS दिया है वहां 443 काम करेगा। यस का मतलब यहां पर हो जाता है सिक्योर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एवरेज 4,3,5 का रिजल्ट आपको बताना है, इसकी एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, एवरेज तो सभी को आना चाहिए, सभी को आता होगा, अगर आप लोगों ने गणित पढ़ा हुआ है ना, सबको पता होगा एवरेज को कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत में जो संख्याएं दी हैं उनको हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, बटे जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 3 7 5 12 हो गया, 12 भाग करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 4, आंसर हमारा आ जाएगा V 4, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो फिर लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां पर आप नहीं लगाते हैं, वहां पर तो आपका कंप्यूटर इसको सॉल्व करता है ना, भाई कंप्यूटर इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो वहां तो आपका कंप्यूटर सॉल्व नहीं करने वाला है, वहां अगर इसके पीछे का आपको लॉजिक पता है
तभी आप इसको लगा पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो फार्मूले हम आपको पढ़ाते हैं उनको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर दिखाते भी हैं और आपको समझाते भी, उनको कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, ताकि जब आप एग्जाम में हो, एग्जाम हॉल में हो, तो वहाँ पर तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक्सेल तो चला नहीं पाएंगे, तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि एवरेज आखिर करता क्या है, सीलिंग आप आखिर करता क्या है, फ्लोर आखिर करता क्या है ना, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि लिब्रे ऑफिस वाली जो क्लास है, लिब्रे ऑफिस कैल्क वाली जो क्लास है, जो फॉर्मूलों की क्लास है, उसको हमने पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लेना, तो ये सबको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका औसत हमारा 4 आएगा। देखिएगा राउंड यहाँ दिया है 17, 54 और 3, ठीक है। कामा -5 दिया गया है, इसका रिजल्ट आपको बताना है। अब इसको कैसे लगाओगे बताइएगा, जल्दी से करिएगा, आंसर इसका क्या होगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, जवाब करो, गलत नहीं होने देना है आपको। 35 में 35 का स्कोर लाना है इस क्लास में, और कमेंट बॉक्स में बताना भी है। देखो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 0। अब 0 कैसे आया तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। 17, 5, 4 और 3, -5 कर देते हैं। जब माइनस दिया हो इसका मतलब दशमलव से पहले हमें काम करना है। काम क्या करना है, 5 राउंड करने हैं। यानी कि यहाँ पर देखो 3 दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब दशमलव नहीं लगा है, तो ये दशमलव से पहले की वैल्यू ही मानी जाएगी, है ना। अगर आप लगा देंगे तो यहाँ पे 0.00 कर सकते हैं। तो अब -5 हमें राउंड करने हैं, तो हमने 3 के स्थान पर 0 किया, 4 को हटाना है 0 किया, 5 को हटाना है 0 किया। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहले से ये समझे नहीं है, तो आपको सिंपल सीधी बात बता दें, यहाँ पर जब -5 दिया है इसका मतलब ये 5 अंक हमें हटाने हैं, ये सबसे सीधी बात आप समझो, है ना। तो यहाँ पर ये 5 दिया है, इसका मतलब हमें ये 5 अंक यहाँ से हटा देने हैं। यहाँ 4 दिया हो, इसका मतलब ये 4 अंक हटा देने हैं जब माइनस लगा हो तब। अगर यहाँ 2 दिया है तो 2 अंक हटा देने हैं, हटाने जब ही है जब माइनस दिया हो तब, ठीक है। अभी माइनस की बात कर रहे हैं, तो हमने 5 यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब 3 को हटाया, 4 को हटाया, 5 को हटाया, 0 0 आ गया। अभी 3 ही वैल्यू हटा पाई, आपको हटानी है 5, तो 7 को भी हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, 1 को भी हटा देते हैं, 0 कर देते हैं। तो कितने 0 आ गए आपके, 5 0 आ गए, इसका मतलब 0, आंसर क्या होगा 0। तो ये तो आपके समझ में आ गया। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर जो हमने लास्ट में वैल्यू हटाई है वो 5 है या 5 से बड़ी है, अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो क्या करोगे, तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, अगली संख्या में 1 प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर 0 हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बताते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, आप 1 के स्थान पर हम 9 कर देते हैं। अब हटाइएगा जरा, या यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चलो हम 6 कर देते हैं। अब हटाना है हमें, तो हमने 3 हटाया 0, 4 हटाया 0, 5 हटाया 0, 7 हटाया 0, 6 भी हटा दिया 0। अब चूंकि 6 हमारा है जो 5 से बड़ा है, तो आगे +1 हो जाएगा, +1 कर देते हैं। +1 यानी कि 6 के आगे 0, यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब आप 0 मान लेंगे, तो 0 में +1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू फिर आएगी निकल के, ठीक है। और यही आप जब इसको प्रैक्टिकली लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर जाएंगे तब भी यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको थोड़ा ऐसे समझना है ताकि आसानी से आप ये सवाल कर पाए। क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल मिन 5, 2, 8 मल्टीप्लाई, मैक्स दिया है 8, 4, 3 का मान क्या होगा। बस आपको जब जवाब करना है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझना है और आंसर करना है। देखो मैक्स की वैल्यू निकाल लो और मिन की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई, इसकी बाद में गुणा कर दो। तो 8, 4, 3 में मैक्स क्या होगा, 8 होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 8 है आपकी, मल्टीप्लाई यहाँ लगा दो। 5, 2 और 8 में मिनिमम वैल्यू हमारी 2 है, इनकी गुणा कर दो, 16 हो जाएगा, आंसर होगा सी आपका, ठीक है। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, बताओ उमंग ऐप कब लॉन्च किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में उमंग ऐप लॉन्च हुआ था। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वाईफाई का मीनिंग आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होती है। वायरलेस फाइडेलिटी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी। मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, कई बार बिट पूछते हैं बट कई बार बाइट पूछते हैं, तो मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, कितने बाइट का होता है, तो मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है, 6 बाइट का होगा मैक एड्रेस। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, बिट बड़ा है या बाइट, बताओ देखते हैं किसी किसे पता है, बिट बड़ा है या बाइट, तो आप क्या बोलेंगे बताइएगा, बाइट बड़ा है
है ना। और मैक एड्रेस हमारा 6 बाइट का होता है। अगर आपसे पूछें कि कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अगर बिट पूछें तो 48 बिट का होगा, बाइट पूछें तो 6 बाइट का होगा, तो ये ध्यान रखना है। IIN भी पूछते हैं एग्जाम में कई बार, IIN कितने डिजिट का होता है, ये आपको बताना है। IIN कितने डिजिट का होता है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, बताइएगा। IIN कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 डिजिट का होता है। और इसका मतलब होता है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है 6 डिजिट का। चलिए, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बताना है आपको MMID कितने डिजिट का होता है। MMID कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका 7। MMID आपका 7 डिजिट का होता है, यानी कि 7 डिजिट का होता है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आज की इस क्लास का PDF लेना ना भूलें। PDF आपको कहाँ मिलेगा? हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, CCC बाईफाई एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जाना है स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।